हेलो स्टूडेंट्स। तो इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्टेंस का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने किया था कि किसी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस हम कैसे निकालते हैं, इसी की बात की थी। मैं जरा सा उसके बारे में बता दूं कि ये एक आइडियल सोलेनॉइड था हमारा, है ना। उस पर टोटल नंबर ऑफ टर्न n थे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि खाली सोलेनॉइड का ही इंडक्टेंस निकलेगा, बहुत ऐसे स्ट्रक्चर हो सकते हैं जिसका इंडक्टेंस निकाला जा सकता है, लेकिन सारे स्ट्रक्चर्स का इंडक्टेंस आप लोग मत निकालना, वो सिलेबस में भी नहीं होता है। किसी भी टाइप के, जैसे टोरॉइड का भी अपना एक इंडक्टेंस होता है, उसको भी निकाल सकते थे हम लोग, लेकिन नहीं निकालेंगे बिकॉज वो IIT JEE के सिलेबस में नहीं है या नीट में भी नहीं है। अगर ये एक सोलेनॉइड है जिसका रेडियस r है, क्रॉस सेक्शन का लेंथ जो है वो स्मॉल l है, टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल N है ना। तो हम लोग कैसे निकालते थे? तो हम लोग देखते थे कि जो इसमें करंट अगर I जा रहा हो तो इसके करंट की वजह से जो जा रहा है इसके अंदर, उसकी वजह से जो एक्सिस के अलावा मैग्नेटिक फील्ड है ना, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके खुद के किसी लूप के एरिया के थ्रू से जो फ्लक्स है, वो फ्लक्स जो था डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, क्योंकि फ्लक्स इज B डॉट A, जिधर B उधर ही एरिया है ना। तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B एंड B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI होता है सोलेनॉइड के अंदर। यही हमारा फंडा था। फिर हम फ्लक्स बाई I निकाल लेते थे। तो हम लोग क्या यहाँ लिखते थे, एक लूप के थ्रू से फ्लक्स अगर फाई है तो n लूप के थ्रू से फ्लक्स क्या हो जाएगा, n फाई, एंड n फाई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते थे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न n इंटू फाई क्या हो जाता था, फाई हो जाता था B इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। ये कितना होता था, पाई आर स्क्वायर करते थे, n इंटू बी को क्या लिखते थे, तो म्यू नॉट इंटू स्मॉल n I। ध्यान देंगे स्मॉल n लिख रहा हूं मैं यहाँ, बिकॉज फॉर्मूला होता है सोलेनॉइड के अंदर फील्ड का, इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। फिर हम लोग लिखते थे n इंटू म्यू नॉट इंटू, इसको n बाई एल लिख सकते हैं, स्मॉल n को n बाई एल लिख सकते हैं I। और बहुत जगहों पे पाई आर स्क्वायर जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है, उसको मैं डायरेक्ट A भी लिख सकता हूँ, तो इंटू A भी ऐसे भी लिखा जाता है। आप पाई आर सोलेनॉइड के लिए पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, या क्रॉस सेक्शन का एरिया कैपिटल A भी लिख सकते हो। तो ये बेसिकली बन जाता था म्यू नॉट n स्क्वायर A बाई एल इंटू I लिख सकते हैं, n फाई इज इक्वल टू, सो n फाई बाई I को हम लोग इंडक्टेंस L इज इक्वल टू n फाई बाई I होता था। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बिकॉज n फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड इंडक्टेंस। सो L इंडक्टेंस का सिंबल है, n फाई बाई I, n फाई बाई I इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर कैपिटल A बाई L, म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर इंटू कैपिटल A बाई L। यहां से एक चीज बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि अगर सोलेनॉइड की बात करें तो इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर हम लोग देख सकते हैं एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टेंस। ये छोटी छोटी बातों पे हल्के सवाल आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूले को। दूसरी बात कि अगर इसके अंदर कुछ मटेरियल भर देते हम, तो उस मटेरियल म्यू नॉट जो हमने वैक्यूम का लिया है, एयर कोल्ड या वैक्यूम कोल्ड कह सकते हैं, अगर इसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर कुछ मटेरियल रख देते हैं तो यहाँ म्यू आर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है ना, क्योंकि फिर हम लोग परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम लेते। अभी ये परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम था, वहां परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम लेते, है ना, और तो रिलेटिव परमिएबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते। यानी L इन मीडियम की अगर हम बात करते, L फॉर मीडियम इनसाइड, और मीडियम इनसाइड। अब मीडियम कौन सा है, ये बात की बात है, ये यही L होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू N स्क्वायर A बाई L, ऐसा कुछ लिखते हैं हम लोग, ध्यान रखेंगे, है ना, ये होता है। इतनी बात हम लोगों ने देखी। दूसरी चीज, ये भी कैपेसिटर की ही तरह है ना, हमारे सर्किट का एक एलिमेंट है, ये बात भी हम लोग जानेंगे अब। यानी सर्किट के तीन एलिमेंट, एक रेसिस्टर, एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर। ये खूब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डीसी सोर्स में भी जो अभी तक हम लोग पढ़े करंट इलेक्ट्रिसिटी में, एसी में भी आएंगे जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। इसलिए इसको ढंग से मतलब इसके बारे में जानकारी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडक्टर बेसिकली सर्किट में कैसे यूज होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहली बात मैं आपको इंडक्टर के बारे में बता दूं
जिसका अपना एक इंडक्टेंस होता है, वो एक सर्किट का एलिमेंट है। और हमारा जो सिलेबस है वो आइडियल इंडक्टर का है ना, आइडियल इंडक्टर, मतलब आइडियल सोलेनॉइड से आइडियल इंडक्टर बन गया हमारा। अब हम आइडियल इंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो देखिए सर्किट सिंबल जो है ना वो ये है, दिस इज द सर्किट सिंबल। ये किसका सिंबल है? इंडक्टर का सिंबल। ये किस चीज का सिंबल होता था? याद रखिए, ये रेसिस्टर का होता था, रेसिस्टर। ये इंडक्टर का सिंबल होता है कॉइल की तरह, ठीक है ना। इसका अपना जैसे एक रेसिस्टेंस होता था रेसिस्टर का, उसी तरीके से इसका अपना एक इंडक्टेंस होता है। लेकिन ये एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, ये रेसिस्टेंस अलग फिजिकल क्वांटिटी है, इंडक्टेंस बिल्कुल अलग फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। इसके क्रॉस का ईएमएफ है ना, इसके क्रॉस के ईएमएफ, इन दोनों में फर्क है। इसके क्रॉस ईएमएफ, ठीक है ना, तभी डेवलप होता है, ध्यान रखेंगे। इंडक्टर के क्रॉस ईएमएफ आने का मतलब क्या होगा? तो फ्लक्स को चेंज करना पड़ेगा। और जब आप फ्लक्स चेंज करोगे तो देखो, जब आप फ्लक्स किसके बराबर है, तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। तो फ्लक्स अगर टाइम के साथ तभी ना चेंज होगा जब करंट भी टाइम के साथ चेंज हो। करंट भी क्या हो? टाइम के साथ चेंज हो। कारण क्योंकि आप खुद देख सकते हो कि ये फाई टाइम के साथ चेंज होने का मतलब है म्यू नॉट तो कभी चेंज नहीं होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न कभी चेंज नहीं होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कभी चेंज नहीं होगा, लेंथ कभी चेंज नहीं होगा, यानी करंट को भी टाइम के साथ चेंज होना होगा। तो ध्यान ये रखना है कि किसी इंडक्टर के क्रॉस, है ना, करंट फ्लो करता हो तो क्या जरूरी है कि उसके क्रॉस ईएमएफ डेवलप हो ही जाएगा? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ईएमएफ तब डेवलप होगा इंडक्टर के क्रॉस जब फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ, और जब फ्लक्स चेंज होगा टाइम के साथ तो करंट को भी चेंज होना होगा टाइम के साथ। तो हमें ये कहना ज्यादा सही है कि किसी इंडक्टर के क्रॉस एक टाइम वैरिंग करंट, मतलब टाइम के साथ बदलने वाला करंट जब फ्लो होगा तब इसके क्रॉस ईएमएफ डेवलप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे इसके क्रॉस कांस्टेंट करंट पास करे तो di/dt क्या हो जाएगा? जीरो। अगर करंट कांस्टेंट है तो इसके क्रॉस कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। लेकिन रेसिस्टर में क्या होता था? रेसिस्टर में करंट कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, है ना, करंट अगर फ्लो कर गया तो इसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता था ओम्स लॉ से। जैसे हम लोग कहते थे ना कि मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है ना, और करंट ए से बी की तरफ पास कर रहा है, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू IR हम लोग बोलते थे कि नहीं बोलते थे? ये ओम्स लॉ कहता था। यानी किसी रेसिस्टर के क्रॉस करंट अगर पास कर गया, अब वो करंट कांस्टेंट रहे चाहे वेरिएबल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। ये 100% पक्की बात है। लेकिन किसी इंडक्टर के क्रॉस खाली करंट पास कर जाने से नहीं होगा। करंट तो पास करना ही चाहिए, साथ में एक और क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए कि वो करंट टाइम के साथ वेरी करे। करंट क्या करे? टाइम के साथ वेरी करे, ठीक है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी बात पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इसे हम लोग देखेंगे यहां। ओके, हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे इंडक्टर के क्रॉस ईएमएफ डेवलप होगा, कौन सा पॉइंट इंडक्टर का हायर पोटेंशियल पे होगा, कौन सा पॉइंट इंडक्टर पे लोअर पोटेंशियल का होगा। तो जरा देखिए, इंडक्टर के सिंबल की अगर हम बात करें, दिस इज द सिंबल ऑफ एन इंडक्टर। इंडक्टेंस इज एल। एल किस पे डिपेंड करता है? आप जान चुके हो, शेप एंड साइज पे, ज्योमेट्री पे, है ना, मीडियम पे, अंदर में क्या है ना। मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है ना। एक ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है। अब देखिए गौर कीजिए, हमने अभी एक बात कही है कि ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप तभी होगा जब करंट
तो फ्लो करे, अच्छी बात है, मान लो ए से बी की तरफ कोई करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन ये करंट टाइम के साथ चेंज करे। करंट क्या करे? टाइम के साथ चेंज करे। तो जरा समझना, हम जानते हैं लेंज लॉ से करंट टाइम के साथ चेंज करने का मतलब किसी इंस्टेंट पे, जैसे कोई टाइम वेरिंग करंट है ना, सपोज, तो टाइम वेरिंग करंट है तो किसी इंस्टेंट पे दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो टाइम के साथ करंट इंक्रीज कर रहा होगा, नहीं तो टाइम के साथ करंट डिक्रीज कर रहा होगा, है ना। सबसे पहले मैं बात करता हूं, मान लो टाइम के साथ यानी टाइम के बढ़ने पे करंट भी बढ़ रहा होगा, इंक्रीज कर रहा है, यानी मैं लिख देता हूं इंक्रीजिंग करंट। इंक्रीजिंग करंट के केस में कैसे हम लोग ईएमएफ निकालेंगे, कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल पे होगा, कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो सपोज ए से बी की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ कोई करंट आई पास कर रहा है एंड करंट इज इंक्रीजिंग, यानी इंक्रीजिंग करंट है। इंक्रीजिंग करंट का मतलब होता है डी आई बाई डी टी पॉजिटिव, डी आई बाई डी टी इज पॉजिटिव। इंक्रीजिंग करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो पॉजिटिव है। तो उस केस में लेंज लॉ क्या कहता था? तो लेंज लॉ कहता था कि अगर करंट को इंक्रीज करेगा तो ये इंडक्टर, इसके क्रॉस का जो ईएमएफ होगा इंडक्टर के क्रॉस का, वो इस प्रकार आना चाहिए कि कॉज को अपोज करे। तो देखो, अगर ए से बी की तरफ करंट इंक्रीज करेगा तो इंडक्टर का ईएमएफ क्या करेगा? तो ध्यान देना चाहिए कि इंडक्टर का ईएमएफ उसे डिक्रीज करना चाहेगा। किस करंट को? तो जो ए से बी की तरफ जा रहा है। अब ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ अगर कोई करंट जा रहा हो, उसको डिक्रीज करना होगा, तो इक्विवेलेंटली मैं क्या बना सकता हूं? तो इक्विवेलेंटली मुझे इस इंडक्टर को मन ही मन आप एक बैटरी से रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस कर दो? एक बैटरी से रिप्लेस कर दो, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट में और नेगेटिव टर्मिनल राइट में है। पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट में और नेगेटिव टर्मिनल राइट में। पता है ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ऐसा हो जाने से ये बैटरी, मन ही मन एज्यूम कर लो कि चूंकि ये एक ईएमएफ का सोर्स हो गया है, ये इंडक्टर क्या हो गया है? ईएमएफ का एक सोर्स बन गया है। क्यों बन गया है? क्योंकि करंट टाइम के साथ चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है? तो इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करने के लिए क्या होना चाहिए? ऐसी बैटरी बन जाएगा तो करंट राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा। क्योंकि लेफ्ट से राइट करंट इंक्रीजिंग है, इसलिए ये खुद का ईएमएफ इस प्रकार डेवलप करेगा जो करंट को डिक्रीज करने की कोशिश करे। तो इस इंक्रीजिंग करंट को डिक्रीज करने के लिए बैटरी की पोलैरिटी ऐसी हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि सर बैटरी आपने बना दिया, इसका ईएमएफ कितना होगा? तो इसका ईएमएफ हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी क्यों? क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई, तो डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा? एल डी आई बाई डी टी, है ना। और माइनस डी फाई बाई डी टी का मतलब माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। और ये माइनस साइन का मतलब हम लोगों ने यहाँ यूज ऑलरेडी कर दिया, इसलिए अब यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हमने लेंज लॉ अप्लाई करके ही ईएमएफ निकाला है, तो अब हमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है ना, दोनों पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस से। यानी कभी भी करंट अगर इंक्रीज करे लेफ्ट से राइट की तरफ, तो एक बैटरी इंडक्टर के बदले मन ही मन सोचेंगे कि एक बैटरी है ना, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट में है, नेगेटिव टर्मिनल राइट में है। अब क्या हो जाएगा? अब वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा? तो देखो, चलो ए से बी की तरफ किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं जरा। तो किरचॉफ्स लॉ अगर हम लगाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले वी ए लिख देंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे क्या आया? बैटरी का पॉजिटिव, फिर क्या आया? नेगेटिव, तो डिक्रीज, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी, एंड दैट इज इक्वल टू वी बी, दैट इज इक्वल टू वी बी। अब वी बी को इधर लाएंगे तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल डी आई बाई डी टी। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल डी आई बाई डी टी। मतलब एल डी आई बाई डी टी क्या है? तो ये तो पॉजिटिव है, यानी इससे क्लियर हो गया कि वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, यानी ए हायर पे होगा, बी लोअर पे होगा। कब? जब करंट क्या हो? ए से बी जाए, केवल इतना काफी नहीं है, ए से बी जाए भी और प्लस इंक्रीजिंग भी हो, करंट इंक्रीज भी करे। करंट क्या करे? इंक्रीज भी करे। उसी तरीके से ये केस पहला था। सपोज दूसरे केस की बात करते हैं। अगर मान लो वही इंडक्टर है हमारा, वही इंडक्टर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, करंट फिर से जा रहा है, लेकिन इस बार करंट डिक्रीजिंग है। करंट क्या है? डिक्रीजिंग, है ना, यानी टाइम के बढ़ने पे करंट घटने वाला है, जैसे जैसे टाइम बढ़। ऑलराइट, तो टाइम के बढ़ने पे अगर करंट घट रहा है, डिक्रीजिंग करंट है, तो क्या होगा? तो डिक्रीजिंग करंट होगा।
यानी यहाँ पे di बाई डी टी क्या है, di बाई डी टी निगेटिव है। अब क्या करेंगे, तो करंट चूंकि डिक्रीज कर रहा है तो कॉज को फिर से ये अप्रोच करेगा, यानी इस इंडक्टर को एक ऐसी बैटरी से रिप्लेस करो जो करंट को क्या करे, लेफ्ट से राइट में इंक्रीज करे। तो लेफ्ट से राइट में करंट को इंक्रीज करने के लिए ये ऐसी बैटरी की तरह बिहेव करेगा जिसका ईएमएफ फिर से एल डी आई बाई डी टी होगा। माइनस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेंज लॉ के मुताबिक हमने बैटरी की पोलरिटी ले ली। ये पॉइंट हो जाएगा ए, ये पॉइंट हो जाएगा बी, ये पॉइंट हो जाएगा ए और ये पॉइंट हो जाएगा बी, लेफ्ट ए राइट बी। अब ये माइनस वी कैसे निकलेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बी ए से बी की तरफ चलते हैं, किरचॉफ्स लॉ। तो पहले आया बैटरी का नेगेटिव, फिर आया पॉजिटिव यानी इंक्रीज, तो इंक्रीज को कैसे लिखते हैं, पॉजिटिव, तो एल डी आई बाई डी टी एंड दैट इज इक्वल टू वी बी। वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी आ गया। माइनस आने का मतलब सच में नेगेटिव आएगा, बिकॉज एल डी आई बाई डी टी हमेशा पॉजिटिव लिया है हमने, वैल्यू की बात करें, पोलरिटी साइन की तरफ ले लिया है, तो वी ए माइनस वी बी निगेटिव आएगा। मतलब हम लोग अब बोलेंगे ए छोटा है बी से, यानी इस केस में वी बी ग्रेटर देन वी ए हो जाएगा, है ना, वी बी ग्रेटर देन वी ए, मतलब ए से बी करंट जा रहा है लेकिन तब भी वी बी ग्रेटर देन वी ए हो गया है। रेसिस्टर में ऐसा कभी नहीं होता है, रेसिस्टर में अगर ए से बी करंट जा रहा है रेसिस्टर में तो वी ए ही ग्रेटर देन वी बी होगा ऑलवेज, ठीक है ना। ये दूसरा, यानी कहने का मतलब ये कि अगर ए से बी की तरफ करंट जाता हो और करंट क्या हो, डिक्रीजिंग हो, करंट टाइम के साथ डिक्रीज करे, तो समझना वी बी ग्रेटर देन वी ए होगा। ए से बी अगर करंट जाता हो और करंट क्या रहे, करंट क्या रहे, इंक्रीजिंग रहे, तब वी ए ग्रेटर देन वी बी होगा। अच्छा, तीसरे केस की अगर हम बात करते हैं, थर्ड केस की बात करते हैं, अगर इंडक्टर जा रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लिया, ये ए है ये बी है, अब इस बार करंट जा रहा है आई, फ्लो कर रहा है, लेकिन ये आई कांस्टेंट है, आई क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट है का मतलब क्या होगा, तो कांस्टेंट का मतलब डी आई बाई डी टी क्या हो गया, जीरो हो गया, डी आई बाई डी टी क्या हो गया, जीरो। डी आई बाई डी टी जीरो होने का मतलब क्या होगा, तो एल डी आई बाई डी टी भी जीरो हो जाएगा, और एल डी आई बाई डी टी ही ना ईएमएफ है, यानी कांस्टेंट करंट अगर इंडक्टर के क्रॉस पास किया तो इंडक्टर में कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होने का मतलब क्या होगा, ए और बी के बीच में क्या रहेगा, ए और बी के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, ए और बी के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा। मतलब कांस्टेंट करंट जब जाता है ना किसी इंडक्टर के क्रॉस, तो इसको आप एक सिंपल तार की तरह सर्किट में जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर किसी इंडक्टर के थ्रू एक करंट पास कर रहा है एंड दैट वेरी करंट इज कांस्टेंट, दैट वेरी करंट इज कांस्टेंट, तो समझ जाना इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। मतलब सर्किट में एक सिंपल से तार की तरह, वायर की तरह ये है, ये बस दिखने के हैं, इनका कोई अब मतलब नहीं है, इनकी इंडक्टेंस के चलते सर्किट पे कोई फर्क अब नहीं पड़ रहा है। मतलब इसके, इनके अलावा जो भी चीज है वो एज इट इज है, ये एक सिंपल तार है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इंडक्टर के इंडक्टेंस से रिलेटेड हम लोगों ने बातें की अभी, और कैसे इंडक्टर के क्रॉस ईएमएफ डेवलप होता है, उसका साइन कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लेते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम लोगों ने अभी बात किया। ऑलराइट, ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन से क्लियर होगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। सपोज दिस इज ए बैटरी, 5 वोल्ट की एक बैटरी है, ये एक रेसिस्टर है 2 ओम का, यहां पे एक इंडक्टर है ना, जिसमें करंट, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, करंट 2 एम्पियर का जा रहा है एंड इंक्रीजिंग
increasing at rate of 1 ampere per second, इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। इस इंडक्टर का इंडक्टेंस L बराबर है 5 हेनरी। 5 हेनरी, हेनरी इज द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। मतलब ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ए के बाद एक 5 वोल्ट की बैटरी है, पोलरिटी आपको दिख रहा है, एक रेसिस्टर 2 ओम का है ना। L इज इक्वल टू 5 हेनरी, फिर आगे है एक इंडक्टर है, फिर पॉइंट बी है, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है और किसी इंस्टेंट पे करंट जो है इस सर्किट में इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, मतलब ये करंट के इंक्रीज करने का रेट है। तो फाइंड VAB, फाइंड VA माइनस VB। हमसे पूछा गया है कि VA माइनस VB क्या होगा, ठीक है ना, VA माइनस VB क्या होगा। अब जरा देखिए VA माइनस VB अब हम लोगों को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो वही किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे दो पॉइंट के बीच। सबसे पहले A से B की तरफ चलते हैं, तो मैं क्या लिख दूंगा VA, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने में क्या आया, बैटरी आया। तो देखिए बैटरी और रेसिस्टर को कोई मतलब नहीं है कि करंट इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। इवन की बैटरी को तो करंट से भी मतलब नहीं है। सिंपल एक बैटरी, डीसी बैटरी की बात करें तो उसके क्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस हो ही जाएगा, पक्का होगा, करंट जाए चाहे ना हो जाए, है ना, ये हम जानते हैं। तो करंट किधर से किधर की तरफ चल रहा है, लेफ्ट से राइट। लेफ्ट में हाफ पॉजिटिव टर्मिनल, राइट में नेगेटिव टर्मिनल, डिक्रीज यानी -5 लिखेंगे। फिर क्या आया, रेसिस्टर। अब जरा रेसिस्टर की बात करें तो रेसिस्टर में तो सिंपल फंडा है, रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है, तो जब करंट फ्लो करे, तो करंट तो फ्लो कर रहा है, लेकिन उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है, इसके क्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस को इस बात से मतलब नहीं है, इस बात से 1 एम्पियर पर सेकंड वाली बात से केवल इंडक्टर को मतलब है, बस यही ध्यान रखना है। तो VA -5 प्लस, अब करंट किधर से किधर चलता है, तो करंट हायर से लोअर चलता है, हम भी हायर से लोअर चल रहे हैं, तो -IR, -I करंट कितना है 2 एम्पियर इंटू R कितना है 4, R कितना है 2, 2 2 जा 4 यानी 2 इंटू 2 I इंटू R। अब चलिए अब आगे क्या है, तो आगे जरा गौर कीजिएगा, आगे हम लोग क्या लिखेंगे, तो चूंकि करंट इंक्रीज कर रहा है तो इसको किस टाइप की बैटरी की तरह ये काम करेगा, तो डिक्रीज कराने के लिए इसकी पोलरिटी कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। समझ में आ रही है बात ना, क्योंकि करंट इंक्रीजिंग है इसीलिए इसको एक ऐसी बैटरी बन जानी पड़ेगी जो इस इंक्रीजिंग करंट को डिक्रीज करे, यानी उल्टा करंट दे दे, तभी तो डिक्रीज करेगा। तो उल्टा करंट राइट से लेफ्ट देने के लिए बैटरी का पॉजिटिव लेफ्ट में और नेगेटिव राइट में होना चाहिए। अब चलिए, अब आप मान के चलो कि जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हो आपको ये एक बैटरी मिल रही है जिसका EMF कितना है, तो इसका EMF LdI/dt है, LdI/dt। तो ऐसी बैटरी अगर आगे रास्ते में मिलेगी तो पहले क्या आएगा, A से B चलने में पहले क्या आएगा, पॉजिटिव, फिर आएगा नेगेटिव, तो लिखेंगे माइनस। EMF कितना, तो LdI/dt, L कितना है तो 5 हेनरी इंटू dI/dt कितना है तो 1 एम्पियर पर सेकेंड यानी 1, एंड दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा VA -5 -4 -5 इज इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा, VA माइनस VB हो जाएगा 5 5 10 4 14 वोल्ट हो जाएगा, 14 वोल्ट, ठीक है ना, दिस इज द आंसर। क्लियर, ध्यान देंगे और क्या, ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहां क्या था, इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा था, यानी dI/dt यहां कांस्टेंट था, I कांस्टेंट नहीं था, dI/dt कांस्टेंट था। तो 2 क्वेश्चन दे दे रहा हूं, आप ट्राई करना अभी घर पे, है ना, 2-3 क्वेश्चंस मैं दे दे रहा हूं। ऑलराइट, जैसे क्वेश्चन 1, और ये एक बैटरी है, ये एक इंडक्टर है, ये बैटरी 10 वोल्ट की है, ये पॉइंट A है, करंट I जा रहा है, I इज इक्वल टू 2t जा रहा है, I इज इक्वल टू करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, I इज इक्वल टू 2t है, ठीक है। उसके बाद एक रेसिस्टर है, यहाँ इसका
10 वोल्ट की बैटरी है, इसका इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 4 हेनरी है और रेसिस्टर R इज इक्वल टू 2 ओम है एंड ये पॉइंट है B। फाइंड VA माइनस VB, फाइंड VA माइनस VB एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, यहाँ ध्यान रखना है, I इज इक्वल टू 2t, I इज इक्वल टू क्या है 2t। दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए एक रेसिस्टर है, एक इंडक्टर है, फिर एक बैटरी है। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। रेसिस्टर का R है 2 ओम, इंडक्टर का इंडक्टेंस है 5 हेनरी, बैटरी है 5 वोल्ट का। करंट इसमें जा रहा है I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर जा रहा है। यहां भी फाइंड VA माइनस VB, आपको VA माइनस VB ही फाइंड करना है। यहाँ भी VA माइनस VB ही फाइंड करना था, लेकिन एट 4 सेकेंड। यहाँ पे सीधे मैंने बोला है VA माइनस VB आप फाइंड कर दो। तो थर्ड वन इज, दिस इज एन इंडक्टर, दिस इज ए बैटरी एंड दिस इज ए रेसिस्टर। दिस इज A, दिस इज B। इंडक्टर है 5 हेनरी, बैटरी है 2 वोल्ट की, रेसिस्टेंस है 5 ओम का। करंट I इसमें जा रहा है e टू द पावर t, सिंपली e टू द पावर t लिख देता हूं मैं, वेरी सिंपल, ठीक है ना, e टू द पावर t। फाइंड VA माइनस VB इनिशियल, मतलब इनिशियल VA माइनस VB आपको फाइंड करना है। यहाँ इनिशियल VA माइनस VB का मतलब t इज इक्वल टू 0 पे, इनिशियल वर्ड का मतलब होता है t 0, ध्यान रखेंगे। I इज इक्वल टू e टू द पावर t जा रहा है, इनिशियल आपको फाइंड करना है। ये 3 क्वेश्चंस है, श्योर लगाइएगा, है ना, बिल्कुल उसी पे है जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दिखाया है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि करंट टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, उस हिसाब से इंडक्टर की पोलैरिटी। अगर करंट कांस्टेंट है तो इंडक्टर का कोई मतलब नहीं है ना। जैसे सेकंड क्वेश्चन में हिंट भी दे दिया मैंने, यहाँ पे ये इंडक्टर केवल दिखने के लिए, इसका कोई यूज नहीं है। सीधे A और B के बीच में ये रेसिस्टर है और ये बैटरी है, खत्म। करंट जा रहा है 5 एम्पियर का, 2 ओम 5 वोल्ट। इसको भूल जाएंगे। इसको क्यों भूल जाएंगे? क्योंकि इस सेक्शन में करंट कांस्टेंट है। लेकिन इस फिगर और इस फिगर में इंडक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ भी करंट टाइम वेरिंग है, यहाँ भी करंट टाइम वेरिंग है। तो टाइम वेरिंग करंट अगर पास करता है ना, तो इंडक्टर को हम भूलते नहीं है, इंडक्टर को हम लोग भूलते नहीं, ध्यान रखें। ग्रोथ एंड डिग्री ऑफ करंट की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें रेसिस्टर इंडक्टर, जनरली रेसिस्टर क्या होता है, तो हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि जब रेसिस्टर के क्रॉस करंट फ्लो करता है ना, तो एनर्जी हमेशा रेसिस्टर में फ्लो करती है, मतलब एनर्जी ऑलवेज फ्लो इनटू रेसिस्टर। अब वो एनर्जी जो इनटू द रेसिस्टर गई है ना, मतलब कोई ना कोई वर्क डन करता है रेसिस्टर पे, यानी हमारी जो बैटरी है, जो सोर्स है, वो वर्क डन करती है रेसिस्टर पे, और उस वर्क डन को बैटरी यूज कर लेती है। जैसे किसमें? हीट डिसिपेशन में, है ना, हीट डिसिपेशन में वो यूज कर लेती है। जैसे इसको ऐसे समझिए कि एनालॉजी से, जैसे वर्क एनर्जी पावर 11th में जब आप रहे होंगे, वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में एक बड़ी सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं कि मान लो मुझे कोई धक्का मार रहा हो, है ना, पीछे से फोर्स लगा रहा हो, तो उसने मेरे पे वर्क डन कर दिया। अब चूंकि धक्का लगाया तो मैं एक्सेलरेट हुआ तो मेरे में काइनेटिक एनर्जी आई, गेन किया मैं। अब उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से मैं किसी दूसरे को धक्का दे दे रहा हूं, तो वो भी एनर्जेटिक हो जा रहा है। इट्स जस्ट लाइक दैट। एक रेसिस्टर पे बैटरी वर्क डन करता है, बैटरी का वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन हो गया, और अब वो वर्क डन जैसे मैं किसी दूसरे को एनर्जेटिक कर दे रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी ला दे रहा हूं कोलाइड करके, वैसे ही बैटरी किसी को हीट कर देती है, रेसिस्टर किसी को हीट कर देता है। इंडक्टर में ऐसा नहीं होता है।